students, welcome back to this STEM class channel. Yes students, now we will discuss today the new topic, that is mutation. हम जो डिस्कस करेंगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आता ही आता है और इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से समझो इस चैप्टर को। ये स्टूडेंट्स, फर्स्टली व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? आपने वेरिएशन पढ़ा था, चेंज इन डीएनए, डीएनए में चेंज आ जाना, जिससे क्या होता है आगे के जनरेशन्स में भी चेंज आ जाता है। तो वही सिमिलर क्या होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में बेसिकली क्या होता है? चेंज, क्या होना? चेंज आना, बदलाव आना। किसमें चेंज आना? म्यूटेशन इज अ फेनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्ट्रेशंस। अल्ट्रेशंस का मतलब चेंज आना किसमें? डीएनए सीक्वेंसेस में, एंड कंसीक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंज इन जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसमें चेंज आया स्टूडेंट्स? डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, आपको पता है क्रोमोसोम है, किसके बने हुए हैं क्रोमोसोम? डीएनए के बने हुए हैं। डीएनए के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? जीन्स है, और ये जीन्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये किसके रिस्पॉन्सिबल है? हमारे फिनोटाइप, जैसे हम दिखते हैं, कैसी हमारी अपीयरेंस है, तो फिनोटाइप जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिनोटाइप उसे ही बोलते हैं, आउटर अपीयरेंस को। तो अगर क्रोमोसोम से क्या बना रहे? डीएनए। डीएनए आपको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। अब डीएनए के ना यहाँ क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। ये डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करोगे, अभी बस इतना समझो ये क्या होते हैं? बेस पेयर्स। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसके बीच में जो पेयर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है? ये सीक्वेंस बना होता है कि ए टी के साथ होगा, जी सी के साथ होगा, ए टी के साथ होगा। क्लियर? अगर जो ये सीक्वेंस में चेंज आ जाए, इस सीक्वेंस में चेंज आ जाए, तो वो क्या क्रिएट करता है? म्यूटेशन। क्या क्रिएट करता है? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होगी, अब वो क्या होगा? उससे जो जीन्स होंगे वो भी कैसे बनेंगे? म्यूटेटेड जीन्स बनेंगे, और जीन्स में भी म्यूटेशन होगी तो प्रोटीन जो है वो भी नॉर्मल नहीं बनेगा। क्लियर? अब प्रोटीन भी नॉर्मल नहीं बनेगा तो वो जो रिस्पॉन्सिबल था जिस फिनोटाइप के लिए, जिस करेक्टर के लिए, अपीयरेंस के लिए, वो भी अफेक्टेड होगा, वो भी म्यूटेटेड होगा। तो जिस पर्सन को म्यूटेशन होती है वो डिफरेंट होता है अदर से, और लोगों से अलग होगा। आपने फॉर एग्जांपल मूवीज देखी है, जैसे एक्स मैन होते हैं, उसमें मूवीज में, कुछ सुपर हीरो वाली मूवीज में उनके जो हैंड्स है, बड़ी बड़ी फिंगर दिखाई देती है। क्यों? वो अलग है ना लोगों से, तो अलग दिखा रखा है। तो उसमें क्या दिखा रखी है? म्यूटेशन दिखा रखे होते हैं स्टूडेंट, कि वो पर्सन क्या है? म्यूटेटेड है। तो जिस पर्सन में म्यूटेशन हो जाती है, मतलब उसके डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, जिसे म्यूटेशन बोला जाता है, उसमें क्या होता है? वो जो पर्सन होता है वो अलग होता है किसी और पर्सन से। क्लियर? अब ये म्यूटेशन इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि कई बार तो बहुत ज्यादा हार्मफुल डिसीज भी कॉज करते हैं, जैसे कैंसर। ये भी किस वजह से होते हैं? म्यूटेशन की वजह से। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो आगे हेरिडिटरी भी होते हैं, आगे पेरेंट से नई जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एड्स की हमने बात की थी, हेरिडिटरी भी होते हैं, न्यू जनरेशन में भी ट्रांसफर हो गया। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये होती है म्यूटेशंस कि कौन कौन सी डिसीज हो जाती है म्यूटेशन से। क्लियर स्टूडेंट? तो म्यूटेशन होता क्या है? जब डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, तो उस डीएनए से जो जीन बन रहे थे वो भी चेंज हो जाएंगे, और जीन से जो प्रोटीन बन रहा था वो भी एब्नॉर्मल बनेगा, चेंज हो जाएगा। और वो प्रोटीन जिस फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो फिनोटाइप शो कर रहा था, उसमें भी चेंज आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स है, दोनों का कलर फेयर होता है, लेकिन बेबी का कलर नहीं होता। वो भी क्या हो सकते हैं इसके पीछे रीजन की म्यूटेशंस की वजह से। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस करते हैं कि म्यूटेशन होती किस वजह से है। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशंस के लिए उनको बोलते हैं म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। केमिकल फैक्टर होते हैं म्यूटाजेंस। दीज आर द केमिकल फैक्टर्स
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, विच कॉज म्यूटेशन, जो क्या कॉज करते हैं स्टूडेंट्स, म्यूटेशन। ये केमिकल भी हो सकते हैं और क्या भी हो सकते हैं, फिजिकल। दीज आर द फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स। अगर जो हम बात करें टोबैको जो होता है स्टूडेंट्स, तंबाकू जिसे बोलते हैं, ये एक टाइप का म्यूटेंट है, म्यूटाजेंस है। ये क्या कोज करता है, ये डिसीज जो कोज करता है कैंसर। जो तंबाकू चबाते हैं ना, उसके ऊपर भी स्टिकर पे भी उसके लिखा होता है कवर पे बाहर कि ये बैन करना चाहिए, इसको यूज मत करो क्योंकि ये कैंसर कोज करता है। क्लियर। लेकिन फिर भी कुछ पीपल इतने हैबिचुअल है यूज करने के, वो फिर भी इसको इनटेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टोबैको है ये एक टाइप का म्यूटेशन है, म्यूटाजेंस है, जो म्यूटेशन कॉज कर देता है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज कर देगा, जिससे कौन सी डिसीज होती है, कैंसर। ये स्टूडेंट, और कैंसर में होता क्या है, ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स कुछ सेल्स है बॉडी में, वो कंटिन्यू रैपिडली डिवाइड। नॉर्मली सेल्स के एक टाइम पीरियड पे डिवाइड करेंगे, लेकिन जब कैंसर हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है बॉडी में, तो ये रैपिडली डिवाइड, बहुत फास्टली, बहुत तेजी से डिवाइड करना शुरू कर देंगी एंड फॉर्म ट्यूमर। और डिवाइड करके क्या बना लेंगी, ट्यूमर बना लेंगी। और ये ट्यूमर क्या है, कैंसर ही कोज कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो टोबैको बैन होना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। सेकंड आ जाता है स्टूडेंट्स यूवी रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सन से जो आती है ना, यूवी रेडिएशन। अब इसको कौन जो मेंटेन रखते हैं, जो हमारी ओजोन लेयर है वो इसको मेंटेन रखती है, अर्थ तक, सरफेस तक नहीं आने देती, क्योंकि यूवी रेडिएशंस भी एक टाइप का क्या है, ये म्यूटाजेंस है। क्या स्टूडेंट्स, म्यूटाजेंस है। और ये क्या कोज करता है, स्किन कैंसर। क्या कोज करता है, स्किन कैंसर। जो यूवी रेडिएशंस होती है ना स्टूडेंट, सन से ही आती है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यूवी रेडिएशंस। वो क्या करती है, ये जो डीएनए होता है ना स्टूडेंट्स, डीएनए के बीच में जो बेस पेयर है, ये अब देखो ये बेस पेयर है, एक ए टी, इसके बीच में बॉन्ड है, जी सी, इसके बीच में भी बॉन्ड है। क्लियर। तो ये क्या करता है, ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये क्या करती है, इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, ये बीच में बॉन्ड जो होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। क्लियर। ये यूवी रेडिएशंस ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है बिटवीन बेस पेयर्स के बीच में, जिससे क्या होगा, सीक्वेंस चेंज होगा। अब ए अलग हो जाएगा, टी अलग हो जाएगा, और जिससे क्या क्रिएट हो जाएगी, म्यूटेशंस। क्या क्रिएट हो जाएगी, म्यूटेशन। और ये क्या कोज करता है, स्किन कैंसर। क्या कोज करता है स्टूडेंट्स, ये स्किन कैंसर। अब अगर जो हम डिस्कस करें म्यूटेशंस के ऊपर ही, तो बेसिकली दो टाइप की म्यूटेशन है अभी यहाँ आपके चैप्टर में, मे बी नेक्स्ट चैप्टर में और हो। इस चैप्टर में दो टाइप की म्यूटेशन डिस्कस की हुई है स्टूडेंट्स। ये जो मैं डिसीज की बात करी थी, जो डिसीज होते हैं, एक इसमें सिकल सेल एनीमिया भी आता है स्टूडेंट्स। अभी पहले हम उसी की बात करें, म्यूटेशन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स बात करें थे ना, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये स्टूडेंट पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट नाम से पता चल रहा है सिंगल। क्लियर। जब when change in single base pair, change occurring single base pair of DNA, जब डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाता है डीएनए, इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए है, यहाँ ए, नॉर्मली ए टी जी सी, अगर जो टी की जगह सी आ गया, एक ही बेस पेयर में चेंज आए ना, तो ये क्या कोज करता है, पॉइंट म्यूटेशन। क्या है ये, पॉइंट म्यूटेशन। हम इधर एग्जाम्पल जो होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो डिसीज होती है वो होती है सिकल सेल एनीमिया। क्या होती है स्टूडेंट, सिकल सेल
अनीमिया डिसीज होती है पॉइंट म्यूटेशन से। इसमें क्या होता है, नाम से पता चलता है, सिकल सेल जो आरबीसीज होती हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन आपको पता है आरबीसी में होता है जो ब्लड को बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होती, जिस वजह से जो आरबीसीज है उसकी शेप नॉर्मली कैसे होती है, ऐसी शेप होती है, लेकिन उस वजह से इसकी जो शेप है वो कैसे हो जाती है, सिकल शेप। कैसे हो जाती है, सिकल शेप पॉइंट म्यूटेशन में। क्लियर, क्योंकि इसमें जो सिंथेसिस है हीमोग्लोबिन की प्रॉपरली नहीं होती। किस वजह से नहीं होती स्टूडेंट्स, इसमें इसको हम डीपली बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्लूटामिन एक की जगह क्या बन जाता है, वैलिन। अमीनो एसिड होते हैं ना ये बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ग्लूटामिन ना बन के क्या बन जाता है, वैलिन बन जाता है, जो क्या कॉज करता है स्टूडेंट, सिकल सेल अनीमिया। इसमें जो आरबीसी है वो सिकल शेप की हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट। अब आ जाता है सेकंड, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये डीएनए है, ये डीएनए का ऐसे बेस पेयर बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ ए टी जी सी। अब ये चीज यहाँ से डिलीट होगी, वो तो एक ही बेस पेयर में चेंज हुआ था, एक को रिप्लेस होके दूसरा बेस पेयर आ गया। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स क्या होता है फ्रेम शिफ्ट में कि एक पार्ट, एक सेगमेंट डीएनए की डिलीट होगी, यहाँ से डिलीट होगी, अलग चली गई, जिसको डिलीशन बोलते हैं। डिलीशन हो जाना, या कुछ कोई और सेगमेंट यहाँ इंसर्ट होगी, जिसको बोलेंगे इंसर्शन हो जाना। क्लियर, डिलीशन और इंसर्शन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसमें डीएनए की सेगमेंट या तो डिलीट हो जाती है या फिर कोई अलग से कोई और इंसर्ट हो जाती है, जो भी क्या कोर्स करती है, फ्रेम शिफ्ट। शिफ्ट मतलब कोई चीज यहाँ से लेके जहाँ चली गई, यहाँ से डिलीट होके यहाँ चली गई, या फिर यहाँ से भी इधर आ गई। तो डिलीट होना या इंसर्शन होना, डिलीशन होना या इंसर्शन होना, ये क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये तो होता है कि म्यूटेशन दो टाइप की होगी, पॉइंट म्यूटेशन और सेकंड हमने डिस्कस किया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट में जब सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा, और इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। क्लियर स्टूडेंट्स। और फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, जब डीएनए की सेगमेंट ही वो डिलीट होगी या फिर वो इंसर्शन हो गया, कोई और ऐड हो गया। ठीक है, तो ये होते स्टूडेंट्स टाइप्स थे, यहाँ डिस्कस करे थे। अब जो म्यूटेशन है ये और किस किस चीज से हो जाती है म्यूटेशन, दो फैक्टर और हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स। म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाना, कोई चीज नॉर्मल थी लेकिन वो चेंज होगी, बदलाव आ गया उसमें, वो कैसे हुआ, रिकॉम्बिनेशन से भी हो सकता है ये, और किस वजह से भी, वेरिएशंस की वजह से भी हो सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन, कोई चीज सेपरेट होकर दोबारा जुड़ गई, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। वेरिएशन होता है डिग्री ऑफ द चेंजेस अकर इन ऑफस्प्रिंग, ये चेंज होना ऑफस्प्रिंग में ही। रिकॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे मेल मदर है, फादर है, पेरेंट है, मदर से ओवम रिलीज होगा और फादर से क्या आएंगे, स्पर्म। अब इसमें ओवम में अलग डीएनए है स्टूडेंट्स, स्पर्म का अलग डीएनए है। अब जब जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन में दोनों की फ्यूजन होगी ना, फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा उसका डीएनए क्या होगा, ना तो प्रॉपर मदर का आएगा ना फादर का, एक कॉपी इससे आ जाएगी और एक कॉपी इससे आ जाएगी। ठीक है, तो जो इसमें जाइगोट में जो डीएनए बनता है वो किसके रिकॉम्बिनेशन से बना, मदर और फादर के, दोनों सेपरेट हो गए, इससे अलग। अब देखो यहाँ XX था, इस पे XY था, इससे क्या आएगा, या तो X आएगा और इससे क्या आएगा, या X आएगा या Y आएगा, सेपरेट हो गए ना, और सेपरेट होके एक नया कॉम्बिनेशन बना, या वो XX है या वो XY है, नया कॉम्बिनेशन बने ना, तो जिसको क्या बोलते हैं, रिकम्बाइन, दोबारा से कंबाइन कर जाना, या डीएनए का भी जुड़ जाना को क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन। ये स्टूडेंट्स, तो कई बार क्या होता है कि बेबी जो है, पेरेंट्स की दोनों की हाइट सही है, बेबी की हाइट सही नहीं है, तो वो भी क्या है स्टूडेंट्स की, वो हमने बात की थी कि डीएनए जो होता है जब रिकम्बाइन कर जाता है तो उस टाइम पे भी क्या आ जाती है, म्यूटेशन या वेरिएशंस आ जाती हैं। क्लियर, वेरिएशन स्मॉल लेवल पर चेंजेस हो जाना। अब देखो कई बार मदर का फेयर कलर है, फादर का फेयर कलर नहीं है, या फादर का फेयर कलर है, मदर का नहीं है,
और बेबी का जो कलर है वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ना तो प्रॉपर फादर पे गया ना प्रॉपर मदर पे गया। तो वो क्या है, मतलब आपने देखा होगा जो बेबीज होते हैं, जो मतलब हम भी आगे इसमें, हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी नहीं है ना, थोड़े बहुत मदर से मैच करते हैं, फादर से भी करते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल अपनी मदर जैसे नहीं दिखता कोई, बिल्कुल अपने फादर जैसा नहीं दिखता। तो रीजन इसके पीछे क्या रहता है स्टूडेंट्स की, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। ये क्या है, वेरिएशन है, जो किस वजह से आ जाती है, क्योंकि ना एक पेरेंट का डीएनए नहीं आता, दोनों पेरेंट्स के, दोनों से गैमेट आते हैं, दोनों से डीएनए आके रिकम्बाइन करके नया डीएनए बनता है, जिस वजह से क्या आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती है। यस स्टूडेंट्स, तो म्यूटेशन जो चेंजेस होते हैं वो रिकम्बिनेशन से भी आ सकते हैं, वेरिएशन से भी आ सकती है। क्लियर। और जो फैक्टर्स, जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स म्यूटेशन कोज कराते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। क्या बोलेंगे उनको, म्यूटाजेंस। पढ़ लिया आपने, पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है उसका। फ्रेम शिफ्ट में आपने पढ़ा जब कोई पार्ट डिलीट हो गया या ऐड हो गया। क्लियर। म्यूटाजेंस हमने यूवी रेडिएशन पढ़े, म्यूटाजेंस है, टोबैको है, और भी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूटेशन, जिससे म्यूटेशन हो रही है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, उन सभी को क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस। क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस स्ट्रीम क्लास चैनल। Yes, students, today we will discuss the new topic that is genetic disorders. Genetic नाम से ही पता चल रहा है, जो डिसीज जीन से ट्रांसफर होती हो, आगे भी हेरिडिटरी भी हो, पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में भी होती हो, और वो डिसीज जब जीन्स में कोई चेंज आता है, जेनेटिक लेवल पर कोई चेंज आता है, तब डिसीज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर। क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैसे होती है, जब चेंज आ जाता है, व्हेन चेंज इन, किस किस में चेंज आ जाता है, डीएनए के बेस पेयर में, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, बेस पेयर सीक्वेंसेस में चेंज आ जाता है, क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाता है, और जीन्स में जब कोई भी अल्टरेशन या चेंज आ जाता है डीएनए में, क्रोमोसोम में, जीन्स में, जिससे म्यूटेशन हुई थी और फिर उससे क्या होगी, डिसीज होगी। क्लियर। कोई डिसीज होगी तो उसी को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्योंकि डीएनए क्या है, जेनेटिक इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, यही तो होता है जो आगे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इट इज द इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट हु रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द ट्रेट। प्लीज स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स 2 टाइप के होते हैं, वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, 2 हम इसमें स्टडी करेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्टली वी डिस्कस मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन वो डिसऑर्डर्स है, वो डिसीज है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है, फर्स्ट इसमें आता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो होता है ये सेक्स लिंक्ड डिसीज है। सेक्स लिंक मतलब जो जीन से, जिस जीन्स में चेंज आने से डिसीज होती है, वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में। कहाँ पाए जाते हैं वो जीन्स, सेक्स क्रोमोसोम में। हम बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स डिसीज होती है स्टूडेंट्स। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया। आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाना, आरबीसीज का कम हो जाना, और आरबीसीज का कम, आरबीसीज में है क्या, हीमोग्लोबिन है विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या, एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए भी तो कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस जीन्स के सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो प्रॉपरली नहीं बनती, जिससे क्या होता है जो आरबीसीज है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, उसकी शेप जो होती है सिकल शेप की हो जाती है, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मली आरबीसीज की शेप होती है बाइकनकेव, लेकिन इस वजह से क्या होती है, कमी होने से ब्लड की, एचबी की कमी होने से सिकल शेप की हो जाती है। फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी आईज है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती है, कोन सेल्स, रोड सेल्स। कोन सेल्स जो कलर को डिस्टिंग्विश करती है, क्लियर, रोड सेल जो इमेज बनाने में हेल्प कर रही है। तो कोन सेल्स क्या होती है स्टूडेंट्स, कलर मतलब कलर ब्लाइंडनेस की, कलर्स को प्रॉपरली नहीं पहचान पा रहे। क्लियर,
रेड ग्रीन को नहीं पहचान पा रहे, येलो ऑरेंज को नहीं पहचान पा रहे, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, कोन सेल्स होती है ना, बहुत सारी होते हैं, तो वो कोन सेल्स जो रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में हेल्प करती है, उनमें डिफेक्ट आ जाता है। क्लियर? कलर ब्लाइंडनेस में जो हमारी आईज होती है उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, रोड सेल, कोन सेल्स। कोन सेल्स जो होते हैं कलर्स को बताती है, तो कोन की वो सेल्स जो रेड कलर और ग्रीन कलर को बता रही थी उनमें डिफेक्ट आ जाता है, जिस वजह से जो डिफेक्टेड पर्सन होगा वो रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, अलग अलग नहीं बता सकता, और इस चीज को क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। अब आता है फिनाइल कीटोनूरिया। बताया भी था आपसे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, फिनाइल कीटोनूरिया वो डिसीज होती है जब कब बनती है? जब एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होती फिनाइलैनिन हाइड्रोक्सिलेज की। क्लियर? एक आता है थैलेसीमिया, ये भी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारे डिसीजेस। अब आ जाता है क्रोमोसोमल डिसीज, इसमें आता है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोम मतलब यहाँ क्रोमोसोम्स में चेंज आता है। क्लियर? यहाँ तो जीन्स के सीक्वेंस में चेंज आ रहा था, बेस पेयर्स में चेंज आ रहा था, यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम्स की नंबरिंग में चेंज आ जाता है, कोई नंबर ज्यादा हो जाता है, कोई नंबर कम हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा बन जा रहा है या फिर कोई पहले से ही कम हो गया, तो ये होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर और टर्नर। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट अब आ जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हम इनको क्या, ये आगे ये भी है कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। तो कैसे इनहेरिटेड होते हैं और हम कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्रांसफर हो गए? तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन की गई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है, जिसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस में कि फर्स्ट जनरेशन में अगर जो कोई भी एक पेरेंट अफेक्टेड है, डिसीज्ड है, तो क्या होगा? वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुई या फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में कितनों में ट्रांसफर हुई, ये हम इसी एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? दिस इज द एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स को एनालाइज करना इन सेवरल जनरेशन। सपोज करो एक फैमिली है, उसी की हम कोई डिसीज है, उस किसी पेरेंट्स को डिसीज थी, अब वो क्या डिसीज आगे जनरेशन में ट्रांसफर हुई है, तो उसकी जनरेशन टू जनरेशन को स्टडी करना, मतलब कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू पेडिग्री एनालिसिस। फिर स्टूडेंट तो ये क्या होता है? एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड। एक फैमिली की सेवरल जनरेशंस को हम स्टडी कर रहे हैं, कोई डिसीज ट्रांसफर हुई है, कोई ट्रेट्स ट्रांसफर हुआ है, किसके थ्रू? पेडिग्री एनालिसिस से। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? देखो, इसको तो मेल रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन है, ये ऐसा बना हुआ है कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, ना मेल है ना फीमेल, अनस्पेसिफाइड सेक्स है। स्टूडेंट्स अब जब इसको अगर जो हम इसको फील करते हैं ऐसे, अब देखो ये फील क्या हुआ? मतलब ये डिफेक्टेड है फीमेल, इसको डिफेक्टेड मतलब इसको डिसीज्ड है, और ये कैसा है? मेल। ये क्या है? मेल, जिसको कोई डिसीज नहीं है। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की फीमेल को डिसीज वाले जीन्स तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो कैरियर है, ये डिसीज नहीं है इसको, लेकिन ये आगे ट्रांसफर कर सकती है, तो उसको बोलेंगे कैरियर फीमेल। क्या बोलेंगे? कैरियर, मतलब उसमें वो जीन्स तो है लेकिन वो जीन्स उसके अंदर शो नहीं हो रहे, डिसीज कोज नहीं कर रहे, वो क्या है? कैरियर है, वो आगे ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है। अब देखो ये इससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, इसमें क्या हुआ? एक फीमेल एक मेल बना, ठीक है, फिर एक फीमेल बनी, इनमें से कितने अफेक्टेड हुए? एक मेल अफेक्टेड था और एक फीमेल। क्लियर? एक नॉर्मल और एक हमने नॉर्मल मेल लिया था और अफेक्टेड जो है फीमेल ली थी। इसे जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें जो बेबीज थे उनमें से क्या था? 4 बेबीज तो नॉर्मल थे और 2 जो अफेक्टेड थे। देखो एक बेबी क्या है? एक मेल अफेक्टेड था और एक फीमेल अफेक्टेड थी। फिर क्या हुआ? जो नॉर्मल वाले थे उनसे फर्दर फर्टिलाइजेशन हुई, उनमें क्या हुआ? सारे के सारे नॉर्मल हुए। फिर क्या हुआ? जब फिर दोबारा से एक डिफेक्टेड क्या ले ली? फीमेल ले ली।
और एक क्या ले लिया, नॉर्मल मेल। उससे जब फर्स्ट जनरेशन आई उसमें भी क्या हुआ, एक फीमेल अफेक्टेड थी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ तो नॉर्मल था ना, तो कहीं से ट्रांसफर ही नहीं हुआ डिसीज जीन्स का। यहाँ डिसीज जीन्स ट्रांसफर हुई है, यहाँ डिसीज जीन्स ट्रांसफर हुई है। क्लियर। तो ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे डिसीज आई, नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट में। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, पेडिग्री एनालिसिस हम एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं आगे। कोई डिसीज है, हेरिडेटरी डिसीज है, वो कैसे ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके स्टूडेंट, अगर पेरेंट्स में से कोई एक अफेक्टेड है या दोनों अफेक्टेड है तो वो डिसीज कहाँ तक, कितने परसेंट तक जाती है और आगे फर्दर कितनी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है, वो हम किसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से। क्लियर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग।